तो हेलो दोस्तों, हमने एक वीडियो बनाया था आर्म्स कंट्रोल और डिसआर्मामेंट के ऊपर, आर्मामेंट एंड डिसआर्मामेंट के ऊपर, आर्म्स कंट्रोल के ऊपर। तो उसमें यहाँ से आवाज़ चली गई थी, तो उसको फिर से कवर करने का प्रयास है। हालांकि वो 2 महीने पहले वीडियो पड़ा था और आप लोगों ने किसी ने उसको बताया नहीं, इसका मतलब है कि किसी ने पूरा वीडियो देखा ही नहीं। चलिए फिर भी इसको कवर करना ज़रूरी है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को, यानी सामूहिक विनाश के हथियार को, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1948 में मान्यता दी। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की श्रेणी में परमाणु, जैविक एवं रासायनिक हथियार यानी एटॉमिक, बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन्स आते हैं। ये पारंपरिक हथियारों से मुख्य रूप से 3 बातों में अलग है। कौन कौन से? ये हथियार ऐसे हथियार हैं जिनमें बड़े पैमाने पर कोलैटरल डैमेज पहुंचाने की क्षमता होती है, जिसका नागरिकों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। तो इसमें कोलैटरल डैमेज हो सकता है, यानी कि दोनों ओर का एक प्रकार से क्षति, दोनों पक्षों की क्षति, जिसने एक प्रकार से फेंका है और जो इस पर फेंका जा रहा है, दोनों की क्षति हो सकती है। क्योंकि रिटेलिएशन आएगा। अगर हमने पाकिस्तान के ऊपर फेंका तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी हम पर अटैक ही करेगा, ये बात। इससे दोनों पक्षों को कोलैटरल डैमेज हो सकता है। और पहली चीज। दूसरी चीज, जो परमाणु हथियार होते हैं, इनका पता नहीं रहता है ना कि क्या ये उतनी प्रिसीजन के साथ चले ही जाएंगे। हो सकता है कि आप ही के यहाँ, जैसे मान लो पाकिस्तान भारत पर आक्रमण करना चाहता है, तो पाकिस्तान के जो हथियार है वहीं पर फूट जाए, ये बात भी रहती है। इसके व्यापक प्रभाव ने नैतिक प्रश्न उठाए हैं। युद्ध के गैर वैध अमानवीय रूप है, नॉन लेजिटिमेट ह्यूमन फॉर्म ऑफ वारफेयर। इसका विशेष रूप से शक्तिशाली निवारक प्रभाव है, जिनसे उन राज्यों पर हमले होते हैं जिनके पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं। प्रथम परमाणु युग, शीत युद्ध के समय प्रसार। तो ये प्रथम परमाणु युग था। शीत युद्ध के समय जो प्रसार होते हैं उनको देख लेते हैं। तो शीत युद्ध के समय को प्रथम परमाणु युग के नाम से जाना जाता है। इस समय परमाणु प्रसार मुख्य रूप से क्षैतिज के बजाय लंबवत था, हॉरिजॉन्टल नहीं था बल्कि वर्टिकल था। मतलब मुख्य रूप से परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी 1968 के द्वारा बिग फाइव के अलावा परमाणु हथियारों को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया गया। बिग फाइव कौन थे? अमेरिका था, रूस था, फ्रांस था, ब्रिटेन था, चीन था। और ये सभी देश यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर भी हैं। एनपीटी को 1968 में लाया गया और इसे 1995 में अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। भारत, पाकिस्तान व इजराइल ने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। 1960 के दशक की शुरुआत तक दोनों महाशक्तियों यानी अमेरिका व यूएसएसआर के पास द्वितीय स्ट्राइक क्षमता यानी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी थी, जिसने यह सुनिश्चित किया कि परमाणु युद्ध का परिणाम पारस्परिक रूप से सुनिश्चित विनाश होगा, यानी म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। मैड का सिद्धांत यहीं से निकल के आता है कि भले ही कितनी ही सावधानी से अमेरिका रूस पर हमला करेगा, लेकिन रूस के पास कुछ ऐसे हथियार बच जाएंगे जिनसे अमेरिका तबाह हो सकता है। यानी कि अगर कहीं पर हमला हुआ किसी स्थिति पे, तो दोनों को बराबर नुकसान होगा। मैड को रॉबर्ट जर्विस ने परमाणु क्रांति, न्यूक्लियर रिवॉल्यूशन कहा। परमाणु प्रतिरोध की इस प्रणाली को आतंक के संतुलन, बैलेंस ऑफ टेरर के नाम से जाना जाता है। बैलेंस ऑफ टेरर के नाम से जाना जाता है, जिसे कुछ लोगों ने शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए शांति संतुलन की क्षमता में सबसे शक्तिशाली प्रमाण के रूप में देखा है। शीत युद्ध के दौरान परमाणु प्रसार, तो विभिन्न देशों द्वारा परमाणु परीक्षण, तो अमेरिका 1945 में ही कर लेता है, जहां पर हमने देखा था कि उसने 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी पर लिटिल बॉय एंड लिटिल फैट करके 2 एक प्रकार से परमाणु हथियार गिराए थे। फिर रूस 1949 में, 4 साल बाद। यूके 1952 में। तो यूके ने ऑस्ट्रेलिया के मोंटेबेल्लो द्वीप समूह पर अपना परमाणु परीक्षण किया था। फ्रांस ने 1960 में, चीन ने 1964 में, भारत ने 2 बार किया। पहला 18 मई 1974 को, फिर से कुछ सालों के बाद 18 मई 1998 को दूसरा परमाणु परीक्षण किया, और ये सबसे महत्वपूर्ण था। भारत ने अपने पहले परमाणु परीक्षण को शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट यानी पीसफुल एटॉमिक बम का नाम दिया था। स्माइलिंग बुद्धा उसका नाम था। तो मई 1998 में भारत ने राजस्थान के पोखरण में 2 भूमिगत परमाणु परीक्षण का
परीक्षण कर खुद को परमाणु राज्य घोषित कर दिया। अब देखो, मई यानी कि एक प्रकार से 18 मई को भारत करता है और 28 मई को पाकिस्तान कर देता है परमाणु विस्फोट। चंगाई की पहाड़ी पर परमाणु परीक्षण कर देता है। तो माने पाकिस्तान के पास भी पैरेलल न्यूक्लियर वेपन थे, बस उसको देरी थी कि कब भारत करे और कब मैं कर दूं। उत्तर कोरिया 9 अक्टूबर 2006 को करता है। 2006 में उत्तर कोरिया ने परमाणु परीक्षण किया और यह विश्व का 9वां परमाणु संपन्न राज्य बना। इजराइल ने 1979 में परमाणु परीक्षण किया, लेकिन वह अघोषित परमाणु हथियार संपन्न राज्य है। माने घोषित नहीं है, उसने घोषणा नहीं की है, लेकिन परीक्षण तो कर ही चुका है 1979। दूसरा परमाणु युग ये शीत युद्ध के बाद प्रसार का युग है। तो शीत युद्ध के बाद के युग को यानी 1991 वाले बाद के युग पर, जहां पर उसे एक सुपर पावर बनकर उभर के आया, उसे सेकंड न्यूक्लियर एज कहा जाता है, दूसरा परमाणु युग कहा जाता है। शीत युद्ध की समाप्ति ने प्रारंभिक आशावादी उम्मीदों को जन्म दिया कि यदि पूर्व पश्चिम प्रतिद्वंद्विता ने परमाणु हथियारों के दौर को बढ़ाया है, आतंक का संतुलन बनाया है, तो लगा कि परमाणु प्रसार के मुद्दे प्रासंगिकता में गिरावट आएगी। 1991 की सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि स्टार्ट 1 ट्रीटी यानी स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी और 1993 की स्टार्ट सेकंड जो ट्रीटी हुई थी, अमेरिका एवं रूस ने पहली बार अपने परमाणु हथियारों की संख्या को कम करने व हथियारों की कुछ श्रेणी को खत्म करने पर सहमति व्यक्त की थी, लेकिन इसके बावजूद परमाणु प्रसार की चिंताएं बनी रही। स्थापित परमाणु शक्तियों ने परमाणु नीतियों का प्रयोग करना जारी रखा। परमाणु हथियार प्राप्त करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहन बढ़ता गया। परमाणु हथियार और परमाणु तकनीक आसानी से उपलब्ध होने के कारण प्रसार को बढ़ावा मिला। परमाणु हथियारों के गलत हाथों में पड़ने की आशंका बढ़ी, जैसे कि आतंकवादियों के हाथ परमाणु हथियारों का लगना। इन बढ़ती हुई चिंताओं के कारण व विनाशकारी विध्वंस की आशंका के चलते विभिन्न प्रयासों को अंजाम दिया गया, जिससे परमाणु भंडार को कम करने व हथियारों को खत्म करने का प्रयास किया गया। स्टार्ट थर्ड की वार्ता मॉस्को में शुरू हुई, लेकिन एबीएम संधि के पुनः वार्ता के बारे में असहमति के कारण ये टूट गई। तो 2002 में सामरिक आक्रमण न्यूनीकरण संधि होती है, शॉर्ट जिसको कहा जाता है, स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी। स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी कब होती है? 2002 में। स्टार्ट 1 1991 में, स्टार्ट सेकंड 1993 में की गई, जिसके तहत यूएसए व रूस को परमाणु हथियारों को 1700 व 2200 के बीच तैनात करने की अनुमति दी गई। बाकी परमाणु हथियारों को नष्ट करने की बजाय भंडारण में रखा गया। इसी वजह से शॉर्ट यानी स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी को जेंटलमैन एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। तो जेंटलमैन एग्रीमेंट से थोड़ा अधिक समझौते का नाम दिया गया। शीत युद्ध के बाद गैर परमाणु राज्य परमाणु हथियार हासिल करने के दबाव में आ गए। अमेरिका व रूस ने अपनी क्षमता के आधार पर सहयोगी राज्यों को परमाणु छतरी प्रदान की। न्यूक्लियर अम्ब्रेला प्रदान करने की क्षमता के आधार पर विस्तारित निवारकों की एक प्रणाली के माध्यम से महाशक्ति युग का संचालन किया। लेकिन अब राष्ट्रों को यह भय था कि अगर इन देशों ने परमाणु छतरी वापस ले ली तो उनकी सुरक्षा को खतरा होगा। इसी कारण गैर परमाणु राज्य परमाणु हथियारों के मामले में खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहते थे। 1998 में भारत दूसरा परमाणु परीक्षण करता है। पाकिस्तान पहला परमाणु परीक्षण करता है। 28 मई 1998 को परमाणु परीक्षण किया और परमाणु क्लब में ये शामिल हो गए, न्यूक्लियर क्लब में ये शामिल हो गए। परमाणु प्रसार के बारे में स्मिथ ने कहा, वास्तव में अराजक स्व सहायता प्रणाली में जितना हम अन्यथा उम्मीद कर सकते हैं, प्रसार की सीमा उससे बहुत कम है। The extent of proliferation is much less than we might otherwise have expected in an anarchical or self-help system. ब्राजील, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका फॉर्मर ओपेक न्यूक्लियर स्टेट पूर्व अपारदर्शी परमाणु राज्य हैं। इजराइल व ईरान भी इसमें शामिल हैं। जापान भी अव्यक्त परमाणु शक्ति है। सोवियत संघ के विघटन के बाद यूक्रेन, बेलारूस, कजाकिस्तान को परमाणु हथियार विरासत में मिले, लेकिन उन्होंने अमेरिकी आर्थिक सहायता के बदले रूस को ये वापस कर दिए। राज्यों द्वारा यह माना गया कि परमाणु हथियारों को प्राप्त करने की लागत उनके द्वारा लिए जाने वाले लाभों से अधिक हो सकती है। तो राज्यों द्वारा यह माना गया कि परमाणु हथियारों को प्राप्त करने की लागत उनके द्वारा लिए जाने वाले लाभों से अधिक हो सकती है तथा परमाणु हथियारों के कब्जे को व्यापक रूप से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा नाजायज अवैध रूप में देखा जाता है। यह अप्रसार मुख्य रूप से P5 परमाणु शक्तियों द्वारा समर्थित है। कार्ल जैस्पर ने आधुनिक हथियारों की
नाशकारी क्षमता के कारण इन्हें अंतरराष्ट्रीय जीवन का नया तथ्य, न्यू फैक्ट कहा। बर्टन ब्रोडी ने कहा कि परमाणु बम के कारण सारभूत परिवर्तन केवल यह नहीं हुआ कि युद्ध हिंसक हो गए हैं, बल्कि यह भी हुआ है कि इसे सारी हिंसा का प्रयोग थोड़ी देर में हो जाता है। तो परमाणु बम के कारण सारभूत परिवर्तन केवल यह नहीं हुआ कि युद्ध हिंसक हो गए, बल्कि यह भी हुआ है कि इससे सारी हिंसा का प्रयोग थोड़ी देर में संभव हो जाता है। हथियारों पर नियंत्रण करना कठिन है, कारण सुरक्षा दुविधा के कारण, वही सिक्योरिटी डिलेमा के कारण। इसका आशय है कि सुरक्षा व्यवस्थाओं के हमेशा टूटने की संभावना होती है और हथियारों की होड़ अपरिहार्य होती है। राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा में अंतर होता है। परमाणु हथियार दुनिया के सबसे विध्वंसकारी हथियार है। परिणाम स्वरूप वैश्विक व्यवस्था को नियंत्रित करने की इच्छा हथियारों को कम करने की इच्छा पर हावी होती है। परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया। परमाणु के जनक रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने, तो परमाणु बम का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट ओपेनहाइमर को। भी एक पिक्चर भी आई थी। रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने गीता के शब्दों को याद करते हुए कहा कि अब मैं दुनिया को नष्ट करने वाली मृत्यु बन गया हूं। नाउ आई बिकम डेथ। नाउ आई एम बिकम डेथ, द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। ओपेनहाइमर ने भयावह हाइड्रोजन बम के विकास का विरोध किया, पर वे सफल विरोधी नहीं बन सके। परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए 1958 में कैंपेन फॉर न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट (CND) की स्थापना ब्रिटेन, यूके में की गई। इसका उद्देश्य परमाणु हथियारों व सामूहिक संहार के अन्य हथियारों से दुनिया को निजात दिलाना है। यूरोपियन न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट इंड का उदय 1980 के दशक में हुआ। परमाणु हथियारों को खत्म करने का अंतर्राष्ट्रीय अभियान द इंटरनेशनल कैंपेन टू एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन (ICAN) संस्था ये 2007 में बनती है। 2017 में इसे नोबेल पुरस्कार भी आई थिंक मिलता है शांति का। इसका मुख्य लक्ष्य कानूनी रूप से बाध्यकारी एवं सत्यापन योग्य परमाणु हथियार सम्मेलन की स्थापना करना है, जिसके तहत किसी भी प्रकार के परमाणु हथियार का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होगा। लिबर्टन एवं फाल्क क्या बोलते हैं कि 1945 के बाद की पीढ़ियां बम की छाया में रहती हैं। 1945 के बाद की पीढ़ियां बम की छाया में रहती हैं। शीत युद्ध से पूर्व निशस्त्रीकरण के प्रयास, तो रस बिगोटा समझौता हुआ था 1817 में यूएसए एवं कनाडा के बीच में। हेग सम्मेलन होता है 1899 से 1899 हुआ 1907 में। तो तीसरा हेग सम्मेलन 1915 में होना तय था, पर प्रथम युद्ध के कारण ये नहीं हो सका। पेरिस संधि होती है 1919 में। लॉर्ड एसर योजना 1921 में आती है। यूरोप में स्थल सेनाओं को हटाने के संबंधित थी। केलांग ब्रियांग पैक्ट ये यूएसए एवं फ्रांस के बीच हुआ था। इसे पेरिस पैक्ट भी कहा जाता है। विश्व निशस्त्रीकरण सम्मेलन 1932 में जेनेवा में होता है। मॉर्गनथ्यौ क्या बोलते हैं? निशस्त्रीकरण के डिसआर्मामेंट के प्रयासों का इतिहास अधिक असफलताओं व कम सफलताओं का इतिहास रहा। मुख्य परमाणु हथियार नियंत्रण समझौते, तो अंटार्कटिका संधि होती है कब? 1959 में। यह एक बहुपक्षीय संधि द्वारा इस बहुपक्षीय संधि द्वारा अंटार्कटिका परमाणु हथियार परीक्षण पर रोक लगाई गई। यानी कुल मिला के अंटार्कटिका महाद्वीप में परमाणु परीक्षण नहीं किया जाएगा। 1963 में पीटीबीटी पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी आती है। तो वायुमंडल, पानी के भीतर व बाहरी अंतरिक्ष में परमाणु परीक्षण प्रतिबंध वाली बहुपक्षीय संधि है। जमीन के भीतर रोक नहीं थी इसमें। 1968 में आउटर स्पेस ट्रीटी आती है, बाहरी अंतरिक्ष संधि। बाहरी अंतरिक्ष में परमाणु हथियारों की तैनाती पर रोक थी। फिर 1968 में एनपीटी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, यह 1970 में हुई। भारत, पाकिस्तान और इजराइल ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। 1972 में साल्ट यानी स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टास्क यूएसए और यूएसएसआर के बीच में होता है। साल्ट फर्स्ट 1972 में। एबीएम 1972 में एबीएम होता है। एबीएम ट्रीटी होती है यानी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल की संख्या कम करने हेतु यह सीटी हुई थी। साल्ट फर्स्ट के साथ ये सीटी हुई थी। साल्ट सेकंड 1979 में होती है। यह संधि सफल नहीं हो पाई क्योंकि सार ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। 1987 में इंटरमीडिएट न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी होती है। आईएनएफ ट्रीटी होती है उसे सार के मध्य। इस पे यूरोप से इंटरमीडिएट अर्थात मध्यवर्ती रेंज के परमाणु हथियार हटाने के संबंध में ये ट्रीटी थी। 2 अगस्त 2019 को अमेरिका औपचारिक रूप से संधि से बाहर हो गया। 1991 में स्टार्ट फर्स्ट होती है स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी। 1993 में स्टार्ट सेकंड होती है। 1996 में सीटीबीटी, भारत, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी होती है
1996 में भारत, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया ने हस्ताक्षर नहीं किए थे इस संधि पर। 2002 में शॉर्ट होती है यानी स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी। यह मास्को संधि या न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती कम करने से रिलेटेड ये संधि थी। 2010 में न्यू स्टार्ट ट्रीटी होती है। 2010 में न्यू स्टार्ट ट्रीटी होती है, इसे प्राग संधि भी कहा जाता है। यह दिमित्री मेदवेदेव व बराक ओबामा के मध्य हुई थी, रूस व अमेरिका के मध्य। ये दोनों पक्षों के परमाणु हथियारों को 1550 तक सीमित करती है। इसके तहत 30% रिडक्शन ऑन शॉर्ट यानी स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी के तहत 75 रिडक्शन ऑन स्टार्ट वन पर सहमति बनी थी। नेक्स्ट है परमाणु निरस्त्रीकरण संधियां। पहली है पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी और इसे मास्को ट्रीटी भी कहा जाता है, 1963 में होती है। पीटीबीटी या एलटीबीटी लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी, मास्को ट्रीटी आंशिक परीक्षण निषेध संधि या लिमिटेड नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी थी ये 10 अक्टूबर 1963 को लागू होती है। मूल जो सदस्य थे 3 थे, अमेरिका, ब्रिटेन एवं रूस। संधि को आंशिक संधि कहा जाता है क्योंकि इसके द्वारा भूमिगत परमाणु परीक्षणों को प्रतिबंधित नहीं किया गया था। फिर है ट्रीटी ऑन नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन यानी एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1968 में होती है, इसे मील का पत्थर माना जाता है। जून 1968 में महासभा द्वारा इसे पारित किया गया। 1 जुलाई 1968 को लंदन, मास्को, वाशिंगटन संधि के लिए खोला गया। 5 मार्च 1970 को लागू हुई। 1995 से इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। 2005 में संयुक्त राज्य महासचिव ने नए खतरे को देखते हुए वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन WMD के उद्देश्य से परमाणु अपसार संधि को अनिवार्य बताया। संधि में 3 पिलर व्यवस्था है, इसे संधि में परिभाषित नहीं किया गया। संधि में 3 पिलर व्यवस्था है पर इसे संधि में परिभाषित नहीं किया गया है। पहला अप्रसार यानी नॉन प्रोलिफरेशन, दूसरा है डिसआर्मामेंट यानी निरस्त्रीकरण और तीसरा है राइट टू पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, नाभिकीय प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण प्रयोग का अधिकार। उद्देश्य क्या है शांति का? तो परमाणु शस्त्रों की होड़ पर तुरंत प्रभावी रोक लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाना ताकि परमाणु निरस्त्रीकरण के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। इस संधि में न्यूक्लियर वेपन स्टेट तथा नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट के मध्य अधिकारों का विभाजन किया गया है। 2003 में उत्तर कोरिया एनपीटी से बाहर हो गया था। यह संधि उन देशों को परमाणु शक्ति संपन्न देश मानती है जिन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु हथियार अथवा अन्य विस्फोटक परमाणु सामग्रियों का निर्माण कर लिया था। यह बाकी देशों को हथियार हासिल करने से रोकती है। उनके अनुसार 5 देश अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन ही परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं। हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र परमाणु ऊर्जा के विषय में किसी भी प्रकार की जानकारी गैर परमाणु राष्ट्रों को नहीं देंगे। ऐसे राष्ट्रों को परमाणु हथियार भी नहीं देंगे। जो गैर परमाणु राष्ट्र संधि पर हस्ताक्षर करेंगे उन्हें इस प्रकार की सूचना एवं सहयोग परमाणु राष्ट्रों द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी ताकि वो शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए इसका प्रयोग कर सकें। परमाणु क्षमता संपन्न राष्ट्रों ने संधि पर हस्ताक्षर करने वाले गैर परमाणु क्षमता संपन्न राष्ट्रों को परमाणु आक्रमण या इसकी धमकी की स्थिति में पूर्ण सहायता की सहमति व्यक्त की। गैर परमाणु क्षमता संपन्न राष्ट्रों का यह दायित्व होगा कि वे अपने परमाणु संयंत्रों के निरीक्षण का अधिकार अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा आयोग इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को प्रदान करेंगे। वे परमाणु प्रौद्योगिकी का प्रयोग शांतिपूर्ण के स्थान पर सैनिक उद्देश्यों के लिए नहीं करेंगे। भारत, फ्रांस, चीन, ब्राजील, अर्जेंटीना, इजराइल, पाकिस्तान, क्यूबा ने संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। चीन ने संधि को एक धोखे की संज्ञा दी। इसका निर्माण चीन विरोधी इकाई के रूप में अमेरिका व सोवियत संघ द्वारा सम्मिलित रूप से किया गया। भारत ने भेदभावपूर्ण बताकर संधि पर हस्ताक्षर से मना कर दिया। भारत का प्रमुख तर्क था कि संधि परमाणु की शक्ति के केवल क्षैतिज हॉरिजॉन्टल प्रसार को रोकने का प्रयास करती है, वर्टिकल प्रसार को रोकने की दिशा में यह मौन है। वर्टिकल मतलब जो देश हैं, फॉर एग्जांपल P5 नेशन है, उनमें या वो किस प्रकार से निरस्त्रीकरण करेंगे या वो परमाणु प्रसार नहीं करेंगे, ऐसा वो नहीं कहती है। जो देशों ने अभी तक हासिल नहीं किया है परमाणु टेक्नोलॉजी, उन पर ये रोक लगाती है केवल। यह संधि 2 भागों में विभाजित थी, परमाणु क्षमता संपन्न राष्ट्र, परमाणु क्षमता विहीन राष्ट्र। इंदिरा गांधी ने स्पष्ट शब्दों में संधि पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, कहा कि सहायता मिले ना मिले हम संधि पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। फिर है इंटरमीडिएट रेंज परमाणु बल संधि, तो ये INFT से कहा जाता है, इंटरमीडिएट रेंज परमाणु बल संधि है। ये 1987 में होती है। इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी है ये।
मध्यम दूरी मारक परमाणु प्रक्षेपास्त्र संधि अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन व सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा जिनेवा में ये हुई। इसे निःशस्त्रीकरण की दिशा में सबसे प्रगतिशील एवं रचनात्मक पहल माना जाता है। 500 से 5000 किलोमीटर की दूरी तक जमीन से मार करने वाले सभी प्रक्षेपास्त्रों को नष्ट करना स्वीकार किया गया। यह पहला अवसर था जब परमाणु प्रक्षेपास्त्रों को समूल नष्ट करने पर सहमति हुई। 1987 में यूएसए और सार के बीच एक परमाणु हथियार नियंत्रण समझौता हुआ। इसमें दोनों राष्ट्रों ने मध्यम श्रेणी व कम दूरी भूमि आधारित मिसाइलों के अपने स्टॉक को खत्म करने पर सहमति व्यक्त की। इसमें सभी भूमि आधारित मिसाइलों को भी शामिल किया गया था, जिसमें परमाणु हथियार ले जाने वाले भी शामिल थे, लेकिन समुद्र से प्रक्षेपित मिसाइलों को कवर नहीं किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका अगस्त 2019 में इस संधि से हट गया है। फिर ओपन स्काई ट्रीटी 1992 में होती है, तो 1992 में संधि पर हस्ताक्षर होते हैं। 2002 में ये संधि लागू होती है। यह एक ऐसा समझौता है जो इसके 24 हस्ताक्षरकर्ता देशों को एक दूसरे के क्षेत्रों में निगरानी उड़ाने यानी निगरानी एक प्रकार से सर्वेलेंस फ्लाइट निहत्थे होंगी ये संचालित करके हथियारों के विकास की निगरानी करने की अनुमति देता है। इस संधि ने अपने प्रतिभागियों के लिए एक हवाई निगरानी प्रणाली स्थापित की है। अमेरिका व रूस दोनों इस संधि के हस्ताक्षरकर्ता हैं। भारत इस संधि का सदस्य नहीं है। मई 2020 में अमेरिका ओपन स्काई ट्रीटी से बाहर आने की घोषणा कर चुका है। 22 नवंबर 2020 को इससे बाहर हो गया है। रूस औपचारिक रूप से संधि से दिसंबर 2021 से बाहर हो गया। फिर है कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी 1996 में आती है। संधि का प्रारूप 1996 में नीदरलैंड के राजनयिक जैथ रेमेकर ने प्रस्तुत किया। जून 1996 में जिनेवा में निःशस्त्रीकरण सम्मेलन में इस संधि पर विचार विमर्श पर सहमति नहीं बनी। 10 सितंबर 1996 को ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधि रिचर्ड बटलर ने सीटीबीटी के मसौदे को महासभा में प्रस्तुत किया। अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संधि पर हस्ताक्षर किए। भारत, भूटान, लीबिया ने विपक्ष में मतदान किया। 5 देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। कौन कौन से? लेबनान, सीरिया, क्यूबा, मॉरिशस और तंजानिया। मार्च 1997 में सीटीबीटी संगठन की स्थापना वियना में की गई। भारत, पाकिस्तान, उत्तरी कोरिया ने ना तो संधि पर हस्ताक्षर किए और ना ही इसकी पुष्टि की। हस्ताक्षर किए पर पुष्टि नहीं की। तो यूएसए, चीन, इजराइल, ईरान, मिस्र यानी इजिप्ट ने हस्ताक्षर तो किए संधि पर, लेकिन उसकी पुष्टि नहीं की। तो एक प्रकार से इनवैलिड ही है वो। जब तक आप उसको अपने संसद से पारित नहीं करवाते हैं, तब तक वो इनवैलिड ही रहेगी संधि। तो अभी तक इस संधि का क्रियान्वयन नहीं हो पाया है। अगर एक भी देश हस्ताक्षर करने से इंकार करता है तो संधि लागू नहीं होगी। भारत जिनेवा के निःशस्त्रीकरण सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि अरुंधति घोष ने कहा, भारत अपनी परमाणु क्षमता पर किसी प्रकार का अंकुश स्वीकार नहीं करेगा और अपने विकल्प सर्वदा खुला रखेगा। भारत ने कहा, संधि मूलतः विभेदकारी है। इस संधि में यह प्रावधान था कि संधि 44 राज्यों एनेक्स सेकंड में सूचीबद्ध द्वारा स्वीकृति होने पर 180 दिन के बाद क्रियान्वित हो जाएगी। एनेक्स 2 में वो राज्य थे जो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर संपन्न हैं या जिनके पास उस समय रिसर्च रिएक्टर थे और 1994 से 1996 के बीच सीटीबीटी मसौदे में शामिल हुए। एनेक्स सेकंड के 9 राज्यों ने सीटीबीटी की पुष्टि नहीं की। तो नोट, इसमें केवल विस्फोटक परीक्षणों को ही प्रतिबंधित किए जाने की बात कही गई, लेकिन सब क्रिटिकल या सिमुलेशन जांच जैसे गैर विस्फोटक परीक्षण को बरी कर दिया गया। गुटनिरपेक्ष देश शुरू से ही इससे सहमत नहीं थे, क्योंकि गुटनिरपेक्ष देश ऊर्ध्वाक्रम निःशस्त्रीकरण यानी वर्टिकल प्रोलिफरेशन चाहते थे, जबकि परमाणु शक्तियां क्षैतिज निःशस्त्रीकरण चाहती हैं। सीटीबीटी के महत्वपूर्ण तथ्य, तो कुल देश 196 है। कुल हस्ताक्षरकर्ता देश है 186। नवीनतम हस्ताक्षरकर्ता देश कौन है? डोमिनिका, मई 2022 में। कुल अनुमोदनकर्ता देश है 177। 2023 में सोलोमन आइसलैंड ने इसका अनुमोदन किया। हस्ताक्षर नहीं करने वाले देश 10 हैं। अनुमोदन नहीं करने वाले देश 19 हैं। अब है टीटी ऑन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, परमाणु हथियारों को निषेध करने पर सन 2017 में आती है। प्रभावी 22 जनवरी 2021 से होती है। हस्ताक्षरकर्ता देश 92 हैं। यह संधि परमाणु हथियारों के उपयोग की धमकी, विकास, उत्पादन, निर्माण, अधिग्रहण, कब्जे, भंडारण, हस्तांतरण, स्थापना और किसी भी निषिद्ध गतिविधियों के साथ सहायता पर रोक लगाती है। 8 अप्रैल 2010 को पराग्वे में बराक ओबामा, यूएसए के और दिमित्री मेदवेदेव, रूस ने द्विपक्षीय न्यूक्लियर आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए, जिसका औपचारिक नाम मेजर
मेजर्स फॉर रिडक्शन एंड लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स है, 5 फरवरी 2011 को ये लागू हुई। इसने स्टार्ट फर्स्ट जो हुई थी 1991 की जगह ली, जो दिसंबर 2009 में समाप्त हो गई थी। न्यू स्टार्ट ट्रीटी स्टार्ट 1 के बाद से प्रभावी होने वाली पहली सत्यापित अमेरिकी रूसी परमाणु हथियार नियंत्रण संधि है। यूएसए और रूस 3 फरवरी 2021 को न्यू स्टार्ट को 5 वर्ष तक बढ़ाने के लिए सहमत हुए थे, 5 फरवरी 2026 तक। 1999 में यूएनए के तत्वाधान में ओटावा संधि हुई, इसके तहत नागरिक विरोधी सुरंगों को बिछाने पर रोक लगाई गई। तो निशस्त्रीकरण के लिए यूनाइटेड नेशन के जो प्रयास हुए हैं उनको देख लेते हैं। तो कार्ल जैस्पर ने आधुनिक हथियारों को अंतर्राष्ट्रीय जीवन का नया तथ्य कहा। बर्ट्रैंड ब्रोडी ने कहा कि परमाणु बम के कारण सारभूत परिवर्तन केवल यही नहीं हुआ कि युद्ध अधिक हिंसक हो गए हैं, बल्कि यह भी हुआ है कि इससे हिंसा का प्रयोग थोड़ी देर में हो जाता है। विनाशक हथियार तो मिसाइल हो सकती हैं, इसे निपटने के लिए कोई कानूनी रूप से बाध्यकारी बहुपक्षीय साधन नहीं है। यूनाइटेड नेशन मिसाइल के मुद्दे पर सरकारी विशेषज्ञों के 3 पैनल स्थापित हैं। जैविक हथियार तो 1972 में जैविक हथियार सम्मेलन हुआ था। लैंड माइन्स यानी बारूदी सुरंगें तो 1997 में कार्मिक विरोधी लैंडमाइन कन्वेंशन हुआ था 1997 में। यह एंटी कार्मिक बारूदी सुरंगों के भंडारण, स्थानांतरण और प्रयोग पर प्रतिबंध लगाता है। इस संधि में 160 से अधिक देश शामिल हो चुके हैं। फिर है पारंपरिक हथियार, तो सामूहिक विनाश के हथियारों के अलावा अन्य हथियार युद्धक टैंक, बस्तरबंद लड़ाकू वाहन, युद्धपोत मिसाइल और मिसाइल लॉन्चर इसमें शामिल हैं। तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर अपने 10 राष्ट्रों को पारंपरिक हथियारों के स्वामित्व और उपयोग से मना नहीं करता है, जब तक अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप किया जाता है। यही कारण है कि पारंपरिक हथियारों का जिक्र करते समय हथियार नियंत्रण एवं हथियार की सीमाएं शब्द निशस्त्रीकरण की तुलना में अधिक बार प्रयोग किया जाता है। पारंपरिक कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशन वेपन, कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशनल वेपन मानवतावादी कानून का प्रमुख साधन है। अब न्यूक्लियर ट्रेड ट्रीटी, तो अप्रैल 2013 में यूनाइटेड नेशन महासभा द्वारा परमाणु शस्त्र व्यापार संधि न्यूक्लियर ट्रेड ट्रीटी को अपनाया गया, जिससे वैश्विक व्यापार को विनियमित करने, शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। लिंग एवं निशस्त्रीकरण, जेंडर एंड डिसआर्मामेंट, तो हथियारों, सशस्त्र संघर्ष और हथियारों से संबंधित मुद्दों, लिंग एवं अन्य कारकों के आधार पर सुरक्षा से प्रभावित है। 2000 में सुरक्षा परिषद ने महिलाओं, शांति और सुरक्षा, वेपन, पीस एंड सिक्योरिटी पर 10 प्रस्ताव में से पहला अपनाया, जिसमें महिलाओं एवं लड़कियों पर सशस्त्र संघर्ष के अनुपातहीन और अद्वितीय प्रभाव को स्वीकार किया गया और सभी शांति एवं सुरक्षा प्रयासों में महिलाओं की पूर्ण भागीदारी का आह्वान किया गया। महासभा ने अपने संकल्प 65/69 2010 द्वारा 10 में हुआ था और महिलाओं निशस्त्रीकरण, अप्रसार एवं सशस्त्र नियंत्रण पर 6 बात के प्रस्तावों में भी शस्त्र संघर्ष के लैंगिक प्रभावों को बेहतर समझ को प्रोत्साहित किया और समान अवसरों को सुविधाजनक बनाने एवं भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता को माना। निशस्त्रीकरण, यूथ, तो डिसआर्मामेंट एंड यूथ, यूनाइटेड नेशन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने एजेंडा फॉर डिसआर्मामेंट सिक्योरिंग अवर कॉमन फ्यूचर में स्पष्ट किया कि कैसे युवा लोग दुनिया में बदलाव के लिए एक जबरदस्त ताकत रहे हैं। यह देखते हुए उन्होंने निशस्त्रीकरण के कारण के समर्थन में अपनी शक्ति को बार बार साबित किया है। शांति और सुरक्षा बनाए रखने में युवा जो महत्वपूर्ण सकारात्मक योगदान दे सकते हैं, उसकी उद्देश्य यूनाइटेड नेशन महासभा द्वारा 12 अप्रैल 2019 को अपनाए गए एक नए प्रस्ताव युवा निशस्त्रीकरण, अप्रसार एवं हथियार नियंत्रण के लिए सर्वसम्मति के समर्थन के माध्यम से की गई थी। एंटोनियो गुटेरेस ये यूनाइटेड नेशन महासभा के ये सचिव हैं। निशस्त्रीकरण को शांति एवं सुरक्षा के हमारे साझा प्रयासों के केंद्र में वापस ले जाना चाहिए। 24 मई 2018 में यूनाइटेड नेशन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सामान्य भविष्य को सुरक्षित करना निशस्त्रीकरण के लिए नया एजेंडा सिक्योरिंग फॉर कॉमन फ्यूचर एंड एजेंडा फॉर डिसआर्मामेंट प्रस्तुत किया। उसके 4 की पिलर थे। पहला, डिसआर्मामेंट दैट सेव्स ह्यूमैनिटी, तो निशस्त्रीकरण जो कि मानवता को बचाए, निशस्त्रीकरण जो कि जीवन को बचाए, डिसआर्मामेंट दैट सेव्स लाइव्स, डिसआर्मामेंट फॉर फ्यूचर जनरेशन, तो भविष्य की पीढ़ियों के लिए निशस्त्रीकरण।
तो इसमें है मानव को हथियार एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नियंत्रण में रखना और साइबर स्पेस में शांति एवं स्थिरता सुनिश्चित करना। फिर है फोर्थ, स्ट्रेंथनिंग या स्ट्रेंथनिंग पार्टनरशिप फॉर डिसआर्मामेंट, यानी सशक्तिकरण के लिए साझेदारी मजबूत करना। परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, 29 अगस्त को, और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। सशक्तिकरण से संबंधित आयोग तो यूनाइटेड नेशन ऑफिसर फॉर डिसआर्मामेंट अफेयर, इसकी स्थापना 1998 में सशक्तिकरण मामलों के विभाग के रूप में की गई थी। 2007 में इसका नाम बदलकर यूनाइटेड नेशन, तो इसकी स्थापना 1998 में सशक्तिकरण मामलों के विभाग डिपार्टमेंट फॉर डिसआर्मामेंट अफेयर्स के रूप में हुई थी, और इसका नाम बदल कर 2007 में यूनाइटेड नेशन ऑफिसर फॉर डिसआर्मामेंट अफेयर कर दिया गया था। 1540 समिति द 1540 कमेटी 2004 में सुरक्षा परिषद ने सर्वसम्मति से संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के तहत संकल्प 1540 को अपनाया, जो राज्यों, गैर राज्य अभिकर्ताओं को परमाणु, रासायनिक या जैविक हथियारों के विकास, अधिग्रहण, निर्माण, रखरखाव, परिवहन, स्थानांतरण करने या उपयोग करने से रोकने के लिए बाध्य करता है। फिर है यूनाइटेड नेशन डिसआर्मामेंट कमीशन, यूनाइटेड नेशन सशक्तिकरण आयोग, तो 14 सितंबर 1946 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित कर हथियारों की होड़ समाप्त करने के लिए सुरक्षा परिषद को अधिकृत किया। 26 जनवरी 1946 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना की गई। सुरक्षा परिषद के सभी स्थायी सदस्य चीन, अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन व कनाडा इसके सदस्य देश थे। आयोग को विध्वंसक कार्यों के लिए अणु ऊर्जा के दुरुपयोग को रोकने की दिशा में उपयोग सुझाने का दायित्व सौंपा गया। अमेरिका एवं सोवियत संघ के मतभेदों की वजह से आयोग अपने उद्देश्य में असफल रहा। फरवरी 1947 में संयुक्त राज्य महासभा के प्रस्ताव के तहत सुरक्षा परिषद द्वारा परंपरागत हथियार आयोग की स्थापना की गई। आयोग को 3 माह के भीतर शस्त्रों और सशस्त्र सेनाओं में कमी लाने के संदर्भ में सुझाव देने का दायित्व सौंपा गया। पश्चिमी शक्तियों एवं अमेरिका के मध्य मतभेद के कारण आयोग धरातल पर कोई उपलब्धि हासिल नहीं कर सका। 1952 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन व परंपरागत हथियार आयोग को संयुक्त करके निःशस्त्रीकरण आयोग का गठन किया गया। इस आयोग में शस्त्रास्त्रों एवं सैन्य दस्तावेजों में कमी, निःशस्त्रीकरण समझौते, शस्त्र सूची एवं सत्यापन के प्रस्ताव शामिल थे। इसका गठन जनवरी 1952 में महासभा ने अपने प्रस्ताव 502-8 के माध्यम से किया था। इसका उद्देश्य सभी प्रकार के हथियार विनिमय, निर्माण पर रोक के लिए प्रस्ताव तैयार करना था। इसके तहत सशस्त्र बल और सभी हथियार, इसमें सामूहिक विनाश हथियारों का खात्मा शामिल है, लेकिन यह आयोग सही से कार्य नहीं कर पाया। 1978 में सशस्त्रीकरण के लिए समर्पित महासभा के पहले विशेष सत्र में महासभा के सहायक अंग के रूप में एक उत्तराधिकारी आयोग की स्थापना की गई, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश शामिल थे। इसे एक विचारशील निकाय के रूप में बनाया गया, जिसका कार्य सशस्त्रीकरण के क्षेत्र में विभिन्न मुद्दों पर विचार करना एवं विशेष सत्र के प्रासंगिक निर्णयों और सिफारिशों का पालन करना था। यह प्रतिवर्ष महासभा को रिपोर्ट करता है। अब है निःशस्त्रीकरण मामलों पर सलाहकार बोर्ड, तो एडवाइजरी बोर्ड ऑन डिसआर्मामेंट मैटर्स। 1978 में महासभा के 10वें अधिवेशन में इसका गठन किया गया। कार्य क्या है? यूनाइटेड नेशन और यूनाइटेड नेशन प्रणाली के भीतर संस्थाओं के तत्वाधान में अध्ययन एवं अनुसंधान सहित हथियारों की सीमा एवं निःशस्त्रीकरण के क्षेत्र में मामलों पर महासचिव को सलाह देना, निःशस्त्रीकरण अनुसंधान के लिए संयुक्त राष्ट्र संस्थान के न्यासी बोर्ड के रूप में सेवा करने के लिए यूनाइटेड नेशन निःशस्त्रीकरण सूचना कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर महासचिव को सलाह देना। यह साल में 2 सत्र आयोजित करता है, बारी बारी से न्यूयॉर्क एवं जेनेवा में। निःशस्त्रीकरण एवं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में ज्ञान एवं अनुभव रखने वाले 15 सदस्य शामिल होते हैं। निदेशक इनका पदेन सदस्य होता है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उसकी स्थापना 1957 में होती है। इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। उत्पत्ति का आधार तो 8 दिसंबर 1953 को यूनाइटेड नेशन की महासभा में अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहॉवर का शांति के लिए परमाणु संबोधन, यानी एटम फॉर पीस का जो संबोधन था, वो इसका आधार बना 1957 में, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी बनी थी। IAEA को 2005 में नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। प्रमुख कार्य क्या है? सदस्य राष्ट्रों के परमाणु कार्यक्रमों पर निगरानी रखना, वे परमाणु प्रौद्योगिकी का विकास परमाणु शस्त्र निर्माण के लिए न करें। फिर एजेंसी को यूनाइटेड नेशन परिवार के भीतर दुनिया के शांति के लिए परमाणु संगठन के रूप में स्थापित किया गया। यह संगठन परमाणविक ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने एवं सैन्य उद्देश्यों में इसके इस्तेमाल को रोकने की कोशिश करता है। IAEA के क्षेत्रीय कार्यालय तो टोरंटो में है, कनाडा में 1979 में स्थापित, टोक्यो जापान में 1984 में स्थापित। संपर्क कार्यालय है
न्यूयॉर्क में तो यूएसए में 1957 में स्थापित, जिनेवा में स्विट्जरलैंड में 1965 में स्थापित किया गया। महानिदेशक हैं इसके राफेल मारियानो ग्रासी, तो ये 3 दिसंबर 2019 को बने हैं और वर्तमान में यही है इसके महानिदेशक। इसके सदस्य देश हैं 176। भारत इसका संस्थापक सदस्य था, 1957 में इसका सदस्य बन गया। चीन 1984 में शामिल हुआ। पाकिस्तान संस्थापक सदस्य था। नवीनतम सदस्य है गाम्बिया, 2023 में बना। डेमोक्रेटिक पीपल रिपब्लिकन ऑफ कोरिया 1974 में IAEA में शामिल हुआ। 1994 में सदस्यता वापस ले ली। शांति के लिए परमाणु योजना एटम फॉर पीस प्लान अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहोवर द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ओपन स्काई प्लान उन्मुक्त आकाश योजना 1955 में जिनेवा में आइजनहोवर द्वारा प्रस्तुत की गई थी। चलिए दोस्तों, यहाँ से हमारा ये आर्म्स कंट्रोल, आर्म रेस वाला जो ये चैप्टर है डिसआर्मामेंट वाला समाप्त होता है। तो इसमें आवाज कट गई थी, तो इसको कवर करने का प्रयास किया गया है। बहुत दिनों बाद मैंने इस वीडियो को देखा तो मुझे पता चला कि ऐसी कुछ इसमें समस्या है। तो इससे पता चलता है कि आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा था। खैर कोई बात नहीं, ये आपकी श्रद्धा है। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रहा है तो इसको वीडियो को क्या ही करेंगे, कुछ नहीं करिए आप। चलिए बाय, गुड नाइट।